नमस्कार साथियों। आज के इस सिंधी भाषा के सत्र में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं सिंधी व्याकरण की। तो व्याकरण का नाम लेते ही हमारे दिमाग में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण ये सब बातें आ जाती हैं। तो आज हम इस सत्र में जो सीखने जा रहे हैं वह है सिंधी वाक्य संरचना। सिंधी वाक्यों का निर्माण किस प्रकार से होता है। तो सिंधी वाक्य जो का निर्माण होता है वो भी अन्य भाषाओं की तरह सारी वही जो व्याकरणिक इसकी कोटियां हैं वही हैं। जो एक वाक्य की परिभाषा होती है कि वाक्य शब्दों का व्यवस्थित समूह है जिसमें पूर्ण अर्थ देने की शक्ति होती है। कई बार एक जो वाक्य होता है उसमें पर्याप्त शब्द तो होते हैं, परंतु अगर उनका क्रम सही नहीं होगा तो वाक्य नहीं कहलाता। तो वाक्य ऐसे शब्दों का समूह है जो एक व्यवस्थित ढंग से अगर हम प्रस्तुत करें और पूरा अर्थ निकले। अब कुछ वाक्यों के हम उदाहरण देखते हैं। तो कहने में तो हम बोल देते हैं कि शुभम वयो जापान घुमण। इसमें शब्द तो सारे हैं परंतु व्यवस्थित नहीं है। तो शुभम वयो जापान घुमण, शुभम व्यो जापान घूमने, यानी कि शुभम गया जापान घूमने। इसमें सारे शब्द तो हैं परंतु आगे पीछे हैं। अगर इसका ही हम सही वाक्य बनाएं तो बनेगा कि शुभम जापान घूमने गया, यानी कि शुभम जापान घुमण वयो। ऐसे एक दूसरा वाक्य है पक्षी उदामी व्यो मां पिंजरे, मतलब पक्षी उड़ गया में से पिंजरे। मतलब इसमें भी देखिए शब्द है सारे परंतु आगे पीछे अव्यवस्थित ढंग है। अगर इनको व्यवस्थित ढंग से हम लिखेंगे तो पक्षी पिंजरे मां उडामी व्यो, पिंजरे से पक्षी उड़ गया। और वाक्य देखें, हुन दिनी जान देश लाए, उसने दी जान देश के लिए। जबकि सिंपल हम कहें तो उसने देश के लिए जान दी, उन देश लाए जान निन्नी। इस प्रकार विभिन्न ध्वनियों के योग से शब्द की रचना होती है। उसी तरह विभिन्न शब्दों या शब्द के बंधों से उनके योग से वाक्य की रचना होती है। कुछ विद्वानों के अनुसार वाक्य एक रचना है जो कुछ घटकों, शब्दों या पदबंधों से मिलकर के बनती है। उसी प्रकार जिस प्रकार शब्द एक रचना है जो कुछ ध्वनियों से मिलकर के बनती है। इस दृष्टि से वाक्य भाषा की सबसे बड़ी इकाई है। उदाहरण के लिए ध्वनि अपने से बड़ी रचना शब्द का अंग है। शब्द अपने से बड़ी रचना का पदबंध का अंग है। पदबंध अपने से बड़ी रचना उपवाक्य का अंग है। लेकिन वाक्य बनने से किसी रचना का रूप नहीं हो सकता। अब उदाहरण देखिए कि एक शब्द है जो कि विभिन्न ध्वनियों से लेकर के बनता है। जिस ध्वनियां है, जैसे हमें लड़का बोलना है तो उसका हम विभक्ति करके देखें, लड़क आ, इन सबको जोड़ करके बनेगा लड़का। ऐसे ही फिर शब्द बन गया, उसके बाद मेरा बड़ा लड़का, अलग अलग पद है, इनको बोलते हैं पदबंध। तो ये बन गया मेरा बड़ा लड़का कल आ रहा है। तो ये अलग अलग पदबंधों को जोड़ करके एक वाक्य बनता है। तो वाक्य भी होते हैं, फिर उसके साथ कुछ उपवाक्य भी होते हैं। वाक्य जो बनते हैं उपवाक्यों को मिलाकर के बनते हैं। जैसे कि लड़का कल आ रहा है, मेरा, अब इन सबको जोड़ देंगे तो आएगा मेरा बड़ा लड़का कल आ रहा है। यही मतलब सिंधी में भी सेम होता है। जैसे कि लड़का, लड़के को सिंधी में बोलते हैं पुट। तो पुट की अगर हम विभक्ति करें तो ये बनेगा पुट। तो शब्द बन गया हमारा मुहिंजो वडो पुट, ये पदबंध हो गया मुहिंजो वडो पुट सुभाणे अची रहो आहे।
इसका हिंदी है मेरा बड़ा लड़का कल आ रहा है। मतलब ये दो उपवाक्यों को मिला करके बना है। वाक्य को हम एक व्याकरणिक इकाई के रूप में भी देख सकते हैं। वाक्य के विभिन्न घटक वाक्य में कोई न कोई व्याकरणिक भूमिका निभाते हैं, अर्थात कोई न कोई व्याकरणिक इकाई पूरा करते हैं। इस दृष्टि से वाक्य एक ऐसे व्याकरणिक रचना है जिसमें रूप और कम से कम दो अवयवों का होना बहुत जरूरी होता है। एक होता है उद्देश्य और दूसरा होता है विधेय। उद्देश्य वाक्य का वह अंश है जिसके बारे में कुछ कहा जाए। उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए वह विधेय है। जैसे उदाहरण है, उद्देश्य है मुहिंजो वडो पुट, मेरा बड़ा लड़का, ये उद्देश्य हो गया। और जो विधेय हो गया उसका सुभाणे अची रेवा है, यानी कि कल आ रहा है। सतीश जो है उद्देश्य हो गया और इसका विधेय हो जाएगा बीमार आहे, जो भी हम उसके बारे में बात करें वो उसका विधेय कहलाएगा। बारखे गर्मी लगी रही आहे, बारखे हो गया उद्देश्य, मतलब बच्चे को गर्मी लग रही है। उद्देश्य हो गया बारखे या बच्चे को, और विधेय हो गया इसका गर्मी लग रही है। इसी प्रकार से उद्देश्य है मेरा बड़ा लड़का कल आ रहा है। यही कारण है कि जो मनोवैज्ञानिक भाषा वैज्ञानिक होते हैं वो वाक्य को एक संबंधित माला या कड़ी के रूप में उसको देखते हैं। उनके अनुसार वाक्य रेखीय क्रम से चुनी गई एक माला नहीं है, उसकी बुनावट है। भाषा की संरचना की प्रमुख 3 अंग माने जाते हैं, ध्वनि, व्याकरण और अर्थ। इसमें व्याकरण की 2 प्रमुख अवयवों में से एक है वाक्य और दूसरा है शब्द। व्याकरणिक संरचना की दृष्टि से वाक्य भाषा की सबसे बड़ी इकाई है। और वाक्य संरचना के जो स्तर होते हैं और उपवाक्य होते हैं, पदबंध होते हैं, इन सब से मिलकर के ही वाक्य बनता है। उपवाक्य से छोटा घटक जो होता है, वाक्य से छोटा जो घटक है वह उपवाक्य है। वाक्य एक उपवाक्य का भी हो सकता है और एक से अधिक उपवाक्यों का भी। जहां वाक्य में केवल एक उपवाक्य होता है वहां वह स्वतंत्र उपवाक्य होता है और सरल वाक्य कहलाता है। इस स्थिति में वाक्य को उपवाक्य में अभेद होता है। उदाहरण के लिए नीचे दिया गया वाक्य है, इसमें एक स्वतंत्र उपवाक्य है, इसीलिए इसको सरल वाक्य भी कहते हैं। इसमें एक जो सरल वाक्य है उसकी अपनी एक सत्ता होती है, पावर होती है, और इसके भिन्न वाक्य 2 उपवाक्य हैं। उदाहरण के लिए है मुंह हिक जाए खरीद गई, यानी कि मैंने एक मकान खरीदा। इसको हम बिल्कुल स्वतंत्र वाक्य कहेंगे क्योंकि इसमें अर्थ भी इसका पूरा है और इसमें एक प्रकार की सत्ता भी दिखाई देती है। मुंह हिक जाए खरीद की, मैंने एक मकान खरीदा। अब इसी वाक्य को हम ये कहें कि मुंह हिक जाए खरीद गई जह में 4 कमरा है, उसमें हमने एक उपवाक्य मिला दिया है, भाई मैंने एक मकान खरीदा जिसमें 4 कमरे हैं। पहला जो है हो गया स्वतंत्र उपवाक्य, मैंने एक मकान खरीदा। ये भी अपने अपने इसमें जो अर्थ बिल्कुल पूरा निकल रहा है, परंतु एक हमने उसमें एक अस्वतंत्र जो उपवाक्य मिला दिया भी जिसमें 4 कमरे हैं। अगर हम पहले सेंटेंस को लिखेंगे, स्वतंत्र उपवाक्य को लिखेंगे तो पूरा मतलब उसका निकलेगा, लेकिन अगर हम खाली लिखेंगे जिसमें 4 कमरे हैं तो उसकी कोई माना नहीं निकलेगी। तो इसमें एक स्वतंत्र उपवाक्य हो गया और दूसरा अस्वतंत्र उपवाक्य हो गया। वाक्य में उपवाक्यों की संख्या जो है 1 से ज्यादा भी हो सकती है। कितने भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। जिन वाक्यों में 2 या 2 से अधिक उपवाक्य होते हैं उन उपवाक्यों में के बीच में 2 प्रकार के संबंध संभव है। अस्वतंत्र यानी कि जो आश्रित है,
और स्वतंत्र जो कि निराश्रित है, वो उसे किसी प्रकार का सहारे की जरूरत नहीं है, वो अपने आप में पूरी मीनिंग देता है। जो उपवाक्य दूसरे उपवाक्यों पर आश्रित होते हैं उन्हें आश्रित उपवाक्य कहते हैं, और जो उपवाक्य दूसरे उपवाक्यों पर आश्रित नहीं होते हैं वे स्वतंत्र या मुख्य उपवाक्य होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए देख लीजिए कि सेठ जी ने जेब से पैसे निकाले और लड़के को दे दिए। इसमें दोनों ही स्वतंत्र उपवाक्य हैं। दोनों के अगर हम अलग अलग से लिखें तो दोनों के मीनिंग बनते हैं। सेठ जी ने जेब से पैसे निकाले और लड़के को दे दिए। अगर और हटा दें तो ये भी दूसरा स्वतंत्र वाक्य हो जाएगा, लड़के को दे दिए। जेनी ने कपड़े पहने जो मैंने उसे दिए थे। अब पहला तो जैनी ने वे कपड़े पहने जो मैंने उसे दिए। पहला उपवाक्य स्वतंत्र है और उसमें दूसरा जो उपवाक्य है वो आश्रित है। जिन उपवाक्यों में दोनों उपवाक्य स्वतंत्र होते हैं उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे उपयुक्त में वाक्य में एक उपवाक्य स्वतंत्र है और दूसरा जो है आश्रित रहता है, तो उन्हें मिश्र वाक्य कहते हैं। इस दृष्टि से उपवाक्य के संदर्भ में तीन कोटियां संभव है। पहला जो है सरल वाक्य, जिसमें केवल एक उपवाक्य होता है जो अनिवार्यतः स्वतंत्र होता है। और दूसरा जो है संयुक्त वाक्य, जिसमें दो या दो से अधिक स्वतंत्र या मुख्य उपवाक्य होते हैं। और तीसरा जो प्रकार है वो है मिश्र वाक्य, जिसमें एक स्वतंत्र और मुख्य उपवाक्य होता है और शेष आश्रित उपवाक्य में होते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि वाक्यों की कुल तीन प्रकार है: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। पदबंध उपवाक्य के घटक पदबंध है। उपवाक्य पदबंधों से मिलकर के बनता है और पदबंध वाक्य से मिलकर के व्याकरणिक इकाइयों को पूरी करने वाली इकाइयां हैं, जिनका अस्तित्व केवल वाक्य के अंतर्गत ही संभव है, वाक्य के बाहर नहीं। पदबंध की संकल्पना को आप इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि प्रत्येक वाक्य में कर्ता, कर्म, पूरक, क्रिया विशेषण तथा क्रिया आदि एक निर्धारित प्रयोग और स्थान होता है। इन स्थानों पर प्रयुक्त होकर संज्ञा विशेषण, क्रिया विशेषण, क्रिया आदि शब्द वाक्य की कुछ निश्चित भूमिकाएं निभाते हैं और वाक्य में निर्धारित इकाई संपन्न करते हैं। इन स्थानों को प्रकार्य स्थान कहते हैं और इन स्थानों पर जो शब्द या शब्द का समूह प्रयोग होता है या होने की क्षमता रखता है उन्हें पदबंध कहते हैं। इस दृष्टि से पदबंध एक शब्द का भी हो सकता है और एक से अधिक शब्दों का भी। जैसे उदाहरण देखें कि ड्राइवर जो एक शब्द है, इसके आगे हम लगा दें मेरा, तो मेरा ड्राइवर या हमारा ड्राइवर, इसमें कोई अंतर नहीं है क्योंकि तीनों कर्ता जो है स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। यहाँ पर तीनों पदबंधों में शीर्ष एक ही है, ड्राइवर। चाहे वो मेरा ड्राइवर हो या हमारा ड्राइवर हो, जो मेन जो है शीर्ष एक ही है, वो है ड्राइवर। इस स्थिति में अन्य दो पदबंधों के साथ यही स्थिति जो है दो पदबंधों के साथ भी है। तात्पर्य यह है कि पदबंध का विस्तार के लिए शीर्ष के साथ जितने भी विशेषण प्रयुक्त होते हैं वे सभी उसी के अंग होते चले जाते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि व्याकरण के अनुसार वाक्य के सार्थक शब्द होते हैं। प्रत्येक शब्द का निश्चित क्रम होता है। जिस प्रकार विभिन्न ध्वनियों का योग से शब्द की रचना होती है, उसी प्रकार विभिन्न शब्दों के योग से वाक्य की रचना होती है। और सिंधी में इन वाक्यों को हम अलग अलग किस्मों में बांटते हैं, प्रकारों में बांटते हैं। जैसे कि जो पहले प्रकार का वाक्य है उसको बयानी या साधारण वाक्य भी कहते हैं।
एक ऐसा वाक्य जिसपे कुछ बयान किया जाता है और उसे बयानी या साधारण वाक्य कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए उन दुश्मन के हरायो, यानी उसने शत्रु को हराया। तो एक सिंपल वाक्य ये बन गया हमारा, एक साधारण वाक्य है जिसमें कुछ बयान किया गया है। रीना डाकण ता किरी पई, यानी रीना सीढ़ी से गिर गई। इसमें भी एक बात कही गई है, एक बयान किया गया है। नरेंद्र हिरवाणी क्रिकेट रांद कंदो आहे, नरेंद्र हिरवाणी क्रिकेट रांद खेलता है। असांखे हमेशा सच ॻाल्हाइण घुर्जे, हमें हमेशा या हमें सदा सत्य बोलना चाहिए। बिल्कुल एक सिंपल से सेंटेंस है जो एक पूरी मीनिंग हमें दे रहे हैं। माँ पीउ जी सेवा वडो धर्म आहे, माता पिता की सेवा बड़ा धर्म है। तो ये हो गया हमारे साधारण या बयानी वाक्य। और दूसरा होता है सवाली या प्रश्नवाचक वाक्य। तो इन जो सवाली या प्रश्नवाचक या प्रश्नार्थक वाक्य होते हैं, इनमें प्रश्न पूछे जाते हैं। तुझो नालो छा है, तुम्हारा नाम क्या है। इस प्रकार से सवाली या प्रश्नार्थक वाक्यों में ऐसे छोटे छोटे प्रश्न पूछे जाते हैं और इन शब्दों में पश्चात में एक प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगाते हैं। उसको सिंधी में बोलते हैं सवालजी निशानी, प्रश्नवाचक चिन्ह ऐसे वाक्यों के अंत में जरूर लगानी चाहिए। इस प्रकार से आपने देखा कि इस सत्र में हमने सिंधी वाक्यों के बारे में बात की, जो भी लगभग हिंदी, अंग्रेजी और अन्य भाषाओं की तरह ही है। सिंपल सेंटेंस भी होते हैं, कॉम्प्लेक्स भी होते हैं, मिश्रित वाक्य भी होते हैं सिंधी में। सभी प्रकार के प्रश्न वाले वाक्य भी होते हैं, साधारण वाक्य भी होते हैं। तो मैं समझता हूँ आपको ये सब वाक्य के बारे में एक अच्छा ज्ञान मिल गया होगा और छोटे छोटे वाक्य मिलकर के बड़ा हमारा जो है कहानियाँ, कथाएं, नॉवल तक लिखने में इन वाक्यों से सहायता मिलती है। इस प्रकार वाक्य संरचना में हम देखते हैं कि वाक्य जितने छोटे हो उतना अच्छा होता है। ऐसे वाक्य जिनमें से कुछ मतलब उसका अर्थ स्पष्ट हो, छोटे वाक्य हो जो आसानी से सबको समझ में आ जाए। और ऐसे छोटे वाक्यों की जब बात करते हैं तो मुझे ध्यान आया कि हमारे सिंधी में ऐसे बहुत छोटे छोटे वाक्य हैं जो बहुत ज्यादा प्रयोग किए जाते हैं और इतने उनका प्रयोग होता है कि वो एक लोकोक्ति या कहावत के रूप में मशहूर हो गए। ऐसे ऐसे वाक्य भी हैं हमारे सिंधी में, जैसे कि आहे त ईद न त रोजो, मतलब है पैसे हैं तो मौजे करो, ईद है ईद मनाओ, नहीं तो रोजा रखो। और इसके अलावा है आई टांडे थे बोरचाणी थी वेठी, आई टांडे थे बोरचाणी थी, मतलब जो कुछ लोग अंग्रेजों के लिए खास करके ये कहा जाता है कि वो लोग आए तो हमारे देश में थोड़ा सा व्यापार करने के लिए आए थे, पर यहाँ के मालिक बन बैठे। तो ये सिंधी में कहावत बन गई है, आई टांडे थे बोरचाणी थी वे थी। इसी प्रकार से बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे वाक्य हैं जिनका हम सिंधी में प्रयोग कर करके और उनका एक काफी ज्यादा मतलब उनका निकलता है, जो गागर में सागर समाने वाले वाक्य कहलाते हैं ऐसे वाक्य। तो इस प्रकार से साथियों हमने इस सत्र में हमने सीखा वाक्य किसे कहते हैं, उसकी वाक्य की परिभाषा क्या है, वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, उनकी संरचना कैसे होती है, किस प्रकार से शब्दों को मिला करके, पदबंधों को मिला करके वाक्यों का निर्माण किया जाता है। तो आने वाले सत्र में हम व्याकरण की कोटियों का बारे में हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आज्ञा, धन्यवाद।